मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट अपने यूट्यूब चैनल पे। रोज़ शॉर्ट्स जो है रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं प्लांट फिजियो के चैप्टर पहले कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला चैप्टर मैं जो ले रहा हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट ले रहा हूँ। कम टाइम में हो सकता है मैं आपको रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आज मैं चाहता हूँ आप इस सीरीज़ को बहुत लाइक करें, इसको शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें रेस्पिरेशन इन प्लांट की। तो प्लांट जो है इसके पास स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होता है, जैसे ये O2 CO2 का चेंज करता है, तो हम उस टाइप का रेस्पिरेशन नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे सेल के स्टेज पर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है ना, कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़ती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। ग्लूकोज को तोड़ेगी और ऊर्जा प्राप्त करेगी। इस प्रकार की श्वसन की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो वी आर डिस्कसिंग द AS we are discussing to aerobic cellular respiration in class, and first of all is two type anaerobic and aerobic। anaerobic में क्या होता है, एना यानी कि यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो विदाउट O2 अपन क्या प्राप्त करते हैं, यू मेकिंग ATP। एंड एरोबिक का मतलब अपन ग्लूकोज के अंदर O2 यूज़ कर रहे हैं तथा अपन ATP और CO2 बना रहे हैं। सबसे पहला बात करते हैं, जो सबसे पहला जो भी आता है वो आता है ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले अपन जो स्टेप पढ़ेंगे ना, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में अपन क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है उसको किस में चेंज करते हैं, पायरुवेट में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और इसका मतलब होता है ग्लाइको यानी ग्लूकोज, सकरा, लाइसिस यानी तोड़ना। ठीक है ना, इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ग्लाइकोलाइसिस को। अभी इसकी चर्चा नहीं करते, एक चैप्टर का ओवरव्यू देख रहे हैं, तो सॉरी। तो चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, अपन ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करेंगे। अपन ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को अपन तोड़ेंगे पायरुवेट में, जिससे अपन ATP और NADH लेंगे। फिर पायरुवेट का 3 स्टेप में कर सकते हैं, 3 तरह से। एक तो कर सकते हैं फर्मेंटेशन, एरोबिक, एनारोबिक, और एक कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर उसके लिंक रिएक्शन करा के, उसका क्रेब्स साइकिल करा के, उसके ETS के द्वारा पूर्ण ऑक्सीकरण करके अपन ऊर्जा प्राप्त करें, तो उसको अपन कहेंगे क्या, ऑक्सी एरोबिक। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन एनर्जी प्राप्त करते हैं, ये होता है। तो 3 स्टेप होंगे पायरुवेट का। पहला होगा फर्मेंटेशन, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। फर्मेंटेशन में अपन को ऊर्जा क्या हो जाती है, 7% से भी कम मिलती है। ठीक है ना, 7% से भी कम ऊर्जा मिलती है अपन को, तो अपन को वो करना है नहीं। अपन क्या करेंगे, पायरुवेट को लेके लिंक रिएक्शन में डाल के क्रेब्स साइकिल में क्या माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ETS के द्वारा क्या बना देंगे, ATP बना देंगे। ये अपने चैप्टर का ओवरव्यू है। और लास्ट में बनेगा अपना, लास्ट में एम्फीबोलिक पाथवे बचेगा और श्वसन गुणांक बचेगा, और चैप्टर समाप्त। तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताता हूँ, वो एक है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब होता है कि अपन जहाँ अपन बना रहे हैं उसी के क्षण अपन को क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। जो ऊर्जा बनती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ग्लूकोज से अपने पायरुवेट बनाया, तो इसमें जो है बना रहे हैं तब ATP बन रही है, तो उसको तो कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यदि ETS में जाके बन रही है, अपन ने कोई ऊर्जा स्रोत बनाया जो ETS में जाके ATP दे रहा है, तो उसको देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहला 10 स्टेप है, EMP ने दिया था। और इसको अपन क्या बनाएंगे, पायरुवेट बनाएंगे। 3 कार्बन युक्त होता है, तो एक ग्लूकोज से कितना पायरुवेट बनेगा, 2 पायरुवेट बनेगा। ग्लूकोज लिया, हेक्सोकाइनेज एंजाइम लिया, और अपन ने क्या बनाया, ATP यूज़ किया। पहले ग्लूकोज लिया, हेक्सोकाइनेज लिया, ATP को यूज़ किया कि अपन ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया है, जो भी 6 कार्बन वाला था। अपन ने फिर फ्रक्टोज में चेंज किया, किसकी उपस्थिति में, आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज किया, जो उससे वापस फॉस्फोराइलेशन किया, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनाया। फिर अपने इससे अपने चेंज किया इसको किस में, टायोज फॉस्फेट में। टायोज फॉस्फेट अपने पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। सीधे सी बात है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है ना, इसे कहते हैं PGL। इससे क्या बनेगी, NADH, जो क्या है, एनर्जी स्रोत है। इससे अपन एनर्जी स्रोत निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो अपन ने मतलब श्वसन में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, श्वसन में भी पढ़ेंगे। ये जो है इसके बैक स्टेप भी हैं। यहाँ से अपन ने इससे ये बनाया था कि यहाँ पर
रेस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस में अपन अब इससे ये बना रहे हैं का रेस्पिरेशन में, तो अपन का क्या वहाँ पर एनर्जी यूज़ की थी, तो यहाँ पर क्या होगी एनर्जी बनेगी, तो एटीपी बन जाएगी। अपने पास 2 ग्लूकोज है इसलिए 2 मोल बनेगा, यहाँ पर भी 2 मोल बनेगा, ठीक है। फिर इससे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा, फिर इससे जल निकल जाएगा तो पेप पेप बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इससे फिर वापस एटीपी मिल जाएगी और 2 मोल पायरुवेट बन जाएंगे। तो नेट अपन ग्लाइकोलाइसिस में देखा तो अपन को क्या मिलता है, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है, 2 एटीपी बनता है और 2 NADH बनता है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होगा, अपन जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट है, लिंक रिएक्शन कब होगी ये देख लो। पहले ऑक्सी श्वसन में होगा, मतलब एनारोबिक में होगा, एरोबिक में होगा, मैं हमेशा गलत बोल देता हूँ, एरोबिक में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी। तो किस में होगा, बड़े जीवों में होगा, मतलब यूकैरियोट्स में होगा। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो वहाँ पर ये नहीं देखने को मिलेगा। लिंक सेक्शन इसमें कॉल्ड अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होगा, अपन पायरुवेट लेंगे, पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज कर देंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंट में। इसमें जो होता है एक NADH बनता है एक पायरुवेट से, तो अपन को नेटली एक ग्लूकोज से लिंक रिएक्शन में 2 NADH मिलते हैं, मतलब 6 ATP का लाभ होता है, और इसमें एक CO2 में मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन भी हो जाता है। कौन सा तत्व चाहिए होता है अपन को, मैग्नीशियम चाहिए होता है। इसमें क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, जो अपन किस में यूज़ कर लेते हैं, या अपन जिसको सीधा से भेजेंगे किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो क्या बनता है, ये होता कहाँ पर है, इसमें क्या होता है कि जो भी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये पहली बात तो लिंक रिएक्शन, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही पायरुवेट को क्या कर देगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एसिटाइल कोएंजाइम में तोड़ देगा। एसिटाइल कोएंजाइम से अपन क्या बनेंगे, NADH बना देंगे, एनर्जी रिलीज करेगी तो NADH बना देंगे। एसिटाइल कोएंजाइम मतलब कोएंजाइम इसमें ऐड किया है तब एसिटाइल कोएंजाइम बना है। वैसे पायरुवेट से एसिटाइल बनता है, एसिटाइल को अपन ने कोएंजाइम का ऐड किया तो एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। फिर आता है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, या इसको जो बोलना है वो बोलो। इसके द्वारा मेजरली ATP फॉर्मेशन होगा, मतलब ऊर्जा स्रोत का निर्माण होगा। मेजरली ATP ETS में ही बनेगी, ATP नहीं, इसमें ऊर्जा स्रोत का निर्माण हो जाएगा। इसमें अभी तक जो रोचक तथ्य ये है कि इसमें अभी तक O2 यूज़ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, आपने O2 यूज़ नहीं किया और CO2 निकाल दी। O2 यूज़ नहीं किया, कहीं पर ATP भी नहीं बनाई इतने ज़्यादा, है ना, ATP भी इतने ज़्यादा नहीं बनाए। सब उन्होंने क्या बनाए, हाई एनर्जी सोर्स बनाया, NAD और FAD बनाएंगे, FAD बनाएंगे। अभी तक तो NAD ही बनाए। कितने NAD बन गए अभी तक, 4 NAD बन गए। एक ग्लूकोज से 4 NAD अपन बना चुके हैं। कितने ATP बना चुके हैं, 2 ATP बना चुके हैं। बनाई कितनी थी, 4 बनाई थी, 2 यूज हो गई, ठीक है ना। फिर अपन जाते हैं सिट्रिक एसिड। इसकी ट्रिक होती है साकाटो, सर के साथ, सर के साथ, सर के साथ, ठीक है ना। इसकी ट्रिक हो गई समीसा काटो। तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम किससे, प्राइमरी एक्सेप्टर से जुड़ेगा। कौन है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो प्राइमरी प्रोडक्ट था C4 साइकिल का। C4 साइकिल का प्राइमरी जो प्रोडक्ट था वही यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर का काम कर रहा है। किसका, एक्सेप्टर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या अपन कौन से यूज़ करेंगे, एंजाइम करेंगे सिट्रेट सिंथेज, जिससे सिट्रिक एसिड बनेगा 6 कार्बन वाला। 6 कार्बन से आइसोसिट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट का डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो वहाँ के साथ साथ क्या बनेगा, NADH बनेगा। जहाँ पर भी डिकार्बोक्सिलेशन होगा वहाँ पर NADH बनेगा। अपन ने लिंक रिएक्शन में भी डिकार्बोक्सिलेशन कहा था, वहाँ पर भी NADH बना था, यहाँ पर भी NADH बनेगा। कीटो अल्फ़ा, ये आइसोसिट्रेट जो है CO2 निकाल के किस में चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो है एम्फिबोलिक पाथवे में बहुत भूमिका निभाता है, ठीक है ना। और ये अमीनो एसिड भी बनाता है, अपने पढ़ेंगे अगला नहीं, इससे पहला वाला जो चैप्टर आएगा मिनरल्स में आएगा, नाइट्रोजन में, वहाँ पर अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर CO2 निकल जाएगी, सक्सेनिक कोएंजाइम बनेगा। सक्सेनिक कोएंजाइम एक GTP देता है और सक्सिनेट में चेंज हो जाता है। सक्सिनेट फिमरेट में चेंज होता है, F से याद रखना है, FeDH2 बनेगा। फिमरेट मेलिक में चेंज हो जाता है और मेलिक वापस NADH दे के ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, जो आगे अगले एसिटाइल कोएंजाइम को कैप्चर करेगा। ये एक ग्लूकोज के लिए TCA साइकिल 2 बार चलता है और 24 ATP बनते हैं। कैसे बनते हैं, इनडायरेक्ट बनते हैं,
क्योंकि 3 NADH बनते हैं। NCERT हिंदी मीडियम में 8 दे रखा है, पता नहीं कैसे, है ना। 6 ही बनेंगे वैसे ना, 2 बार चलेगा एक ग्लूकोज के लिए, ठीक है ना। तो एक ग्लूकोज के लिए 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ही GTP बनेंगे, ठीक है। वहीं पर भी O2 यूज़ नहीं किया, यहाँ पर CO2 निकाल रहे हैं, डिकार्बोक्सिलेशन करके क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, विकार्बोक्सीकरण के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, है ना। रिजल्ट में अपन को एसिटाइल कॉन्जाइम से 2 CO2 बने, NADH से NADH बना, NAD से NADH बना, FAD से FADH2 बना, ATP से ADP से ATP बना। उनको 12 प्राप्त हुए, पर 2 बार चलेगा एक ग्लूकोज के लिए, तो 24 ATP मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 38 ATP मिलेगा एक ग्लूकोज को। सबसे पहले अपन ये कहाँ पर प्राप्त करेंगे ATP, वो प्राप्त करेंगे ETS में। तो अपने चैप्टर में जो सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वो 4 ATP का होता है, बाकी सब जो है ETS में बनते हैं। 34 ATP इज मेक इन ETS, 34 की 34 ATP, और जिसमें से 36 ATP जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। 36 ATP मेक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है 36 ATP, ठीक है। ETS में बात करेंगे 5 कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या FADH डिहाइड्रोजनेज, और कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम होता है साइटोक्रोम, और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम होता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, और ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 होता है, ठीक है। इसमें सीधा से मैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को पढ़ाऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड और फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड को पढ़ा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या होगा, पहले इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं कैसा होता है। सबसे पहले अपन को जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन जो इकट्ठे करते हैं वो करते हैं इनर सेलुलर स्पेस में, या इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में, या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में करते हैं, है ना, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में करते हैं। और यहाँ पर मैट्रिक्स में अपन क्या करते हैं, NADH को तोड़ते हैं, किसके अंदर, NAD और H, और यहाँ से H जाएगा तो अपना यहाँ से UH जाएगा, UH जाएगा, और इधर H बढ़ जाएंगे, इधर H बढ़ जाएंगे, इधर H बढ़ जाएंगे, तो यूं प्रोटीन ग्रेडियंट के ऑपोजिट साइड में यूं जाएगा तो हाई एनर्जी रिलीज होगी, जो ATP सिंथेज जो लगा हुआ है वो किसको, NADH को किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP में कन्वर्ट कर देगा अपना, ठीक है। सबसे पहला बताए NADH को किस में चेंज करेगा, NAD, और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन छोड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को FNS कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किसके पास ले जाएगा, यूबिक्विनोन के पास ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं अच्छे से कंप्लीट करता हूँ, ठीक है ना। इसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या काम करेगा, NADH डिहाइड्रोजनेस, इसको मतलब डिहाइड्रोजनेस करेगा, इसमें हाइड्रोजन हटाएगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन हटाएगा। तो इसका हाइड्रोजन हटाया तो क्या बना, NADH, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, 2 हाइड्रोजन मिले, जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में घूमते घूमते यूबिक्विनोन से होते हुए कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास पड़ जाएंगे। यूबिक्विनोन H+ यहाँ से वापस यूँ फेंकेगा, कैसे, क्योंकि ये क्या होता है, हाइड्रोजन वाहक होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा अपन को, प्रोटॉन जोड़ना पड़ेगा। तो ये किसमें, यूबिक्विनोन में चेंज होकर साइटोक्रोम B को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड में अपने इलेक्ट्रॉन भेजेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड से ये FES द्वारा साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C इज ओनली वन मूवेबल साइटोक्रोम होता है, इसका जो एक ETS का मूवेबल भाग होता है, जो है जो क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स सेकंड को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 तक लाता है। कॉम्प्लेक्स 4 से ये किसके पास जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास चला जाएगा और जल का निर्माण कर देगा। ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं सक्सिनेट या सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में चेंज होता है, तो फ्यूमरेट में चेंज होगा तो क्या बनेगा, FAD बनता है, FADH2 से इलेक्ट्रॉन फेरस सल्फर प्रोटीन से, यहाँ पर भी यूबिक्विनोन है तो यहाँ से भी H यूँ जाएगा, और इसके H भी यूँ जाएंगे, इसके H यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर बना दिए, यहाँ पर यूँ जाएंगे, ठीक है ना, यूँ जाएंगे, यहाँ पर भी H यूँ जाएंगे, यूँ 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 जाएंगे, और यहाँ पर तो H यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर तो और कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन ग्रेडियंट विकसित हो जाएगा। यहाँ पर H यूज़ हो रहे हैं और H यूज़ हो रहे हैं, तो इधर तो कम हो गए और इधर क्या हो गया, ज़्यादा हो गए, इधर क्या हो गए, कम हो गए। तो इधर ज़्यादा है तो ज़्यादा होंगे तो प्रोटीन ग्रेडियंट होगा,
तो यूं क्रॉस कर जाएगा, यूं क्रॉस कर जाएगा। कैसे? यूं क्रॉस कर जाएगा। एटीपी सिंथेस लगा होगा वो एटीपी में चेंज कर देगा। फिर होगा एम्फीबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म को मिक्स रूप में बोलते हैं। इसमें जो ग्लूकोज लिपिड एपिड आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। पीजीएल से ग्लिसरॉल चेंज होता है। एसिटाइल कोएंजाइम से अमीनो एसिड भी चेंज हो सकता है, फैटी एसिड भी चेंज हो सकता है। पायरुवेट से अमीनो एसिड ही चेंज होगा। और क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से भी अमीनो एसिड चेंज होता है। फिर आता है रेस्पिरेशन कॉफिशेंट, जो क्या होता है CO2 जितनी इन्वॉल्व हुई है और O2 कितनी यूज़ हुई है, उनका जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कॉफिशेंट कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, क्योंकि इसमें 6 ही CO2 निकलती है और 6 ही O2 यूज़ करते हैं। फैट में जो है CO2 ज़्यादा निकलती है, O2 क्या होती है? कम यूज़ होती है। गलत, CO2 कम निकलती है, O2 ज़्यादा यूज़ होती है। प्रोटीन में भी क्या होता है? प्रोटीन में भी CO2 क्या होती है? कम निकलती है और O2 ज़्यादा यूज़ होती है। जबकि अपन ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, कौन सी ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, तो वो बस हाईली कंटेंट ऑक्सीजन होती है उसके अंदर। तो उनका जो है RQ 1 से भी ज़्यादा आता है, क्योंकि उनमें CO2 क्या होती है? ज़्यादा निकलती है। O2 कम करते हैं, यूज करते हैं कम, तो RQ हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक एसिड के लिए RQ का मान 1 से ज़्यादा। मसाले वालों के लिए, मसाले वाले को एक तो देखो O2 यूज़ किस में नहीं कर रहे हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में O2 यूज़ नहीं कर रहे हैं। O2 ये 0 है, तो ये कितना आ जाएगा? अनंत। और CO2 किस में नहीं निकल रही है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकल रही है, इसका RQ कितना हो जाएगा? 0। फर्मेंटेशन में ना लैक्टिक एसिड में कोई CO2 नहीं निकल रही, इधर CO2 निकल रही है। इसमें अल्कोहल बनाएगा, हिस्ट के अंदर होता है। ये मांसपेशियों में अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है। ये चैप्टर होता हुआ समाप्त। थैंक यू।